सभी बच्चों का स्वागत है बिहार बोर्ड क्लास 6 विज्ञान विषय के चौथे अध्याय में। बच्चों, इससे पहले के जो 3 अध्याय हैं इसका वीडियो लेसन ऑलरेडी अपलोड हो चुका है। आप अगर उन्हें देखना चाहते हैं तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाएं, वहां आपको क्लास 6 साइंस बिहार बोर्ड लिखा हुआ एक प्लेलिस्ट मिल जाएगा। वहां पे जाकर आप इससे पहले के सभी अध्यायों को देख सकते हैं, जिसमें आपको तथ्यों के साथ साथ अध्याय के अंत में दिए गए सभी प्रश्नों का उत्तर भी मिल जाएगा। तो आज हम शुरू करते हैं चौथा अध्याय, जो कि है विभिन्न प्रकार के पदार्थ। हम अपने दैनिक जीवन में बहुत सारे पदार्थों को उपयोग करते हैं, वस्तुओं का यूज़ करते हैं। उनमें से कई ऐसे पदार्थ होते हैं जिनकी जो प्रकृति है वो अलग अलग हो सकता है। हम उनको उनकी प्रकृति, उनकी बनावट, उनकी संरचना के हिसाब से अलग अलग समूहों में बांट सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, सबसे पहले तालिका के माध्यम से आपको कुछ वस्तुओं के नाम दिए गए हैं, जैसे गिलास है, पुस्तक है, कुर्सी है। तो ये आपको बताना है कि ये सारे जो वस्तुएं हैं वो किन पदार्थों से बनी है। तो गिलास आप देखेंगे कि स्टील का भी हो सकता है, कांच का हो सकता है, एल्यूमिनियम का हो सकता है। और वहीं पुस्तक जो है वो पेपर का यानी कि कागज़ की बनी होती है। कुछ में जो है प्लास्टिक मटेरियल का भी यूज़ होता है। और कुर्सी जो है पहले तो ज़्यादातर जो है लकड़ी की बनाई जाती थी, लेकिन आज जो है कुर्सी अनेक प्रकार की हो सकती है। मेटल का भी हो सकता है ना, या फिर कहें तो प्लास्टिक की भी कुर्सी हो सकती है। इसी प्रकार हम देखते हैं, आपको कुछ एक और तालिका के माध्यम से बताना है कि ये जो पदार्थ है, आपको बताना है कि धातु से बनी कुछ वस्तुओं के नाम आपको बताने हैं। जो मेटल का होता है, जो धातु, जैसे लोहा, तांबा, पीतल, एल्युमिनियम, इन सब से जो बनाई हुई चीज़ें हैं, वस्तुएं हैं, उसकी कुछ नाम आपको यहाँ पे लिखने हैं। वहीं प्लास्टिक से बनी हुई भी कुछ वस्तुओं के नाम आपको इस तालिका में लिखना है। अब बच्चों, हम जानते हैं पदार्थों के गुण। तो देखिए, हम इस अध्याय को लाइन बाय लाइन नहीं पढ़ सकते हैं, क्योंकि इसमें वीडियो लेसन जो है वो काफ़ी लंबा हो जाएगा। आपको स्वयं इसका लाइन बाय लाइन अध्ययन करना है। हम यहाँ पे कुछ खास तथ्यों को जानेंगे, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है वो आपको समझाने की कोशिश करेंगे, और इसके बाद हम इस अध्याय में दिए गए सभी प्रश्नों का हल भी आपको बताएंगे। तो पदार्थों के जो गुण हैं, जो प्रॉपर्टीज़ है, उसके आधार पे सबसे पहला जो होता है वो है कठोरता। कठोरता यानी कि हार्डनेस। आप वस्तुओं को इसके आधार पे भी समूहों में बांट सकते हैं। कुछ पदार्थ हार्ड होते हैं, कठोर होते हैं, तो कुछ वहीं सॉफ्ट होते हैं, मुलायम होते हैं। तो इसके आधार पे भी हम पदार्थों को 2 भागों में बांट सकते हैं कठोरता के हिसाब से। तो कठोरता के हिसाब से जब हम बांटेंगे तो हम देखेंगे कि कुछ जो वस्तुएं होती हैं वो कोमल होती हैं, जिनको खरोंचा जा सकता है, दबाया जा सकता है। तो ऐसे पदार्थ मुलायम होते हैं, सॉफ्ट होते हैं। और कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिनको दबाना या खरोंचना आसान नहीं होता है, वे कठोर होते हैं। तो इस तरह के जो पदार्थ हैं वो कठोर कहलाते हैं, हार्ड कहलाते हैं। आपको बोला जा रहा है कि बताएं रुई, स्पंज और लकड़ी कठोर हैं या कोमल। तो यहाँ पे देखिए आप, रुई क्या होता है, कोमल होता है। स्पंज भी कोमल होता है, इसको आसानी से आप दबा सकते हैं, है ना। लेकिन लकड़ी क्या होता है, कठोर होता है। लकड़ी क्या होता है, कठोर होता है, हार्ड होता है। तो इसको हम आसानी से दबा के इसके जो आकार में परिवर्तन नहीं ला सकते हैं। इसी प्रकार आप देखेंगे कि कुछ पदार्थों में क्या होती है, शाइनिंग होती है। कुछ पदार्थ जो है चमकदार होते हैं, लस्टर होते हैं। वहीं कुछ पदार्थों में चमक नहीं होती है। तो जिन पदार्थों में चमक होता है, ये ज़्यादातर ऐसे पदार्थ होते हैं जो धातु होते हैं। धातु का मतलब मेटल, जैसे लोहा, तांबा, एल्युमिनियम, इस तरह के जो इनसे जो बनी हुई वस्तुएं होती हैं, उसमें कुछ ना कुछ चमक ज़रूर होती है। लेकिन हाँ, जैसे जैसे हम इसका इस्तेमाल करते हैं, कुछ धातुएं बहुधा अपनी चमक खो देती हैं। जैसे जैसे आप इस्तेमाल करते हैं तो धीरे धीरे ये पुराने होने पर जो है इसमें चमक कम हो जाती है। आप एक एग्जांपल के तौर पे देखें, जब आप स्टील का कोई नया थाली लेकर घर आते हैं तो उसमें आपका चेहरा दिखाई देने लगता है। इतना क्लीन होता है, साफ़ होता है, चमक होता है उसमें। लेकिन 1 साल के बाद उस प्लेट में जब आप अपना चेहरा देखेंगे तो क्या आपको प्रॉपर दिखाई देता है? नहीं। तो इस्तेमाल करने के बाद जो है उसकी चमक खो जाती है, कम हो जाती है। चलिए, ऐसा उन पर वायु तथा नमी की अभिक्रिया के कारण होता है ना। इसलिए हमें केवल ताजे कटे या रगड़कर साफ की सतहों पर ही चमक दिखाई देती है।
दूसरा जो गुण है पदार्थों का वो है घुलनशीलता, जिसको हम सॉल्युबिलिटी भी बोल सकते हैं। सॉल्युबिलिटी क्या है? बहुत सारे ऐसे पदार्थ होते हैं जो पानी में घुल जाते हैं, मिल जाते हैं, जैसे नमक है, चीनी है। इसको जब हम पानी में घोलते हैं तो ये पूरी तरह से उसमें घुलनशील हो जाते हैं, विलय हो जाते हैं, मिक्स हो जाते हैं। तो ऐसे पदार्थ जो पानी में पूरी तरह से घुलनशील होते हैं, विलय होते हैं, उनको हम विलेय पदार्थ कहते हैं, मतलब घुलनशील पदार्थ कहते हैं, या फिर कह सकते हैं कि सॉल्यूबल प्रोडक्ट कहते हैं हम उसको। जैसे कि नमक है, चीनी है, ये सब क्या होता है, पानी में पूरी तरह से मिल जाते हैं। वहीं अगर हम पानी में अगर रेत को मिलाएं, बालू जिसको हम सैंड कह सकते हैं, उसको मिलाकर अगर हम उसको मिक्स करेंगे तो क्या वो पूरी तरह से पानी में घुलनशील होगा? नहीं, पानी अलग रहेगा, बालू अलग रहेगा, वो उसमें कंप्लीटली कभी भी घुल नहीं सकता है। तो इस तरह के पदार्थों को जो पानी में घुलते नहीं हैं उसको हम क्या कहते हैं? अघुलनशील या फिर अविलेय पदार्थ कहते हैं, या हम इनसॉल्यूबल कह सकते हैं ऐसे पदार्थों को। तो यहाँ पे जो पॉइंट के माध्यम से दिया गया इसको सुन लीजिए, अंडरलाइन कर लीजिए। चलिए, जब आप ऐसा करके देखते हैं तो आपको क्या मिलता है कि कुछ पदार्थ जल में विलीन हो गए हैं, है ना, अर्थात घुल गए हैं। तो हम ये कहते हैं कि ये पदार्थ जल में क्या है? विलेय या घुलनशील है। जबकि कुछ अन्य पदार्थ जल में नहीं घुले हैं, ये पदार्थ जल में अविलेय या अघुलनशील हैं। चलिए आगे हम जानते हैं बच्चों की पानी की निश्चित मात्रा में किसी पदार्थ की अधिकतम कितनी मात्रा घुलती है, इसे पदार्थ की घुलनशीलता या विलेयता कहते हैं। और इन घोलों को संतृप्त घोल कहते हैं। संतृप्त घोल मतलब सैचुरेटेड सॉल्यूशन। मान लिया जाए कि 250 ml पानी है, 1 गिलास पानी में आपका क्या 1 kg शुगर मिल जाएगा, मिक्स हो जाएगा? नहीं, उसमें एक लिमिट होगा कि 250 ग्राम पानी में मैक्सिमम आपका कितना 300-400 ग्राम चीनी घुल सकता है। तो जितना अधिक से अधिक मात्रा घुल सकती है, उसके बाद जब हम उसमें और घोलना चाहेंगे तो वो उसमें और घुल नहीं पाएगा। तो मैक्सिमम जितना घुलता है, इस तरह के घोल को हम क्या कहते हैं? संतृप्त घोल या सॉल्यूबल संतृप्त घोल, या फिर हम इसको सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं। कि किसी भी एक निश्चित पानी में, पानी की मात्रा में मैक्सिमम कितना कोई भी पदार्थ, चाहे वो नमक हो या चीनी हो या फिर कोई अन्य पदार्थ, मैक्सिमम कितना क्वांटिटी उसमें घुल सकता है। अच्छा, एक चीज़ और है बच्चों की, जब हम किसी भी सॉल्यूशन में, जैसे मान लिया जाए कि पानी में 250 ग्राम में, मान लिया जाए कि 250 ml पानी में 400 ग्राम चीनी घुल गया मैक्सिमम। अगर हम इस घोल को गर्म करेंगे तो इसमें 25-50 ग्राम और भी पॉसिबल है कि इसमें और मिक्स हो जाएगा। मतलब गर्म करने पर क्या होता है ना, कि जो संतृप्त घोल होते हैं, जब उसको हम गर्म करते हैं तो उसमें जो भी पदार्थ मिलाया जा रहा था उसमें कुछ और मात्रा उसमें ऐड किया जा सकता है। मतलब गर्म करने से उस घुलनशीलता जो है बढ़ जाती है और उसमें और अधिक मात्रा में हम चीज़ों को मिक्स कर सकते हैं। चलिए, तो यहाँ पे भी कुछ और तालिका के माध्यम से आपको दिया गया है। कुछ सामान्य द्रवों की जल में घुलनशीलता आपको देखना है। जैसे सिरका है, तो सिरका के बारे में लिखा है कि भली भांति मिश्रित होता है। कुछ ऐसी भी चीज़ें होंगी जो मिश्रित नहीं होता है, जैसे नींबू का रस है तो वो भी मिश्रित हो जाएगा। सरसों का तेल क्या पानी में पूरी तरह से मिश्रित होता है? नहीं होता है, ये पानी के ऊपर तैरने लगता है। नारियल का तेल है या केरोसिन तेल है, ये सब क्या होता है? पानी में घुलनशील नहीं है, बल्कि तेल जो है पानी के ऊपर तैरने लगता है। उसी प्रकार हम देखते हैं कि कुछ पदार्थों में से होकर जो है प्रकाश आर पार हो जाता है, या उनमें से होकर हम चीज़ों को देख पाते हैं, तो इसको हम पारदर्शिता कहते हैं। यह भी एक गुण है, पारदर्शिता यानी कि ट्रांसपेरेंसी, ठीक है ना। तो आप देखेंगे कि कुछ पदार्थों में से होकर हम दूसरे चीज़ों को देख सकते हैं, जैसे गिलास है, कांच है, उससे देख सकते हैं, आर पार दिखाई देती है ना। लेकिन कुछ ऐसे भी वस्तुएं हैं जिससे होकर हम दूसरी चीज़ों को नहीं देख सकते। मान लिया जाए कि आप लकड़ी का एक टुकड़ा लेकर के आँख के सामने रख के सामने वाली चीज़ों को देखिएगा तो नहीं दिखाई देगा। आप गत्ता लेकर के, जो कूट होता है, या अपनी पुस्तक लेकर के आप अपनी आँखों के सामने रखिए और फिर सामने की चीज़ों को देखने की कोशिश कीजिए तो आप नहीं देख सकते हैं। तो इस प्रकार पारदर्शिता यानी कि ट्रांसपेरेंसी के आधार पर हम देखते हैं कि कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिनसे होकर हम वस्तुओं को आसानी से देख सकते हैं,
तो इस तरह के पदार्थ को हम पारदर्शी या ट्रांसपेरेंट पदार्थ कहते हैं। वहीं कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जिनसे होकर हम दूसरी चीज़ों को नहीं देख सकते हैं, जिनसे होकर जो प्रकाश है वो आर पार नहीं हो सकता है, तो ऐसे पदार्थ जो है अपारदर्शी कहलाते हैं। इसको अंग्रेजी में हम अपारदर्शी पदार्थ को हम कहते हैं ओपेक, ठीक है ना। और कुछ ऐसे भी पदार्थ आप देखेंगे कि जिनसे होकर चीज़ों को हम धुंधले तरीके से देख सकते हैं, मतलब अस्पष्ट, बहुत ज़्यादा क्लियर भी नहीं दिखाई देता है और ऐसा भी नहीं होता है कि बिल्कुल दिखाई नहीं देता है, थोड़ा बहुत दिखाई देता है। तो ऐसे पदार्थों को हम पारभासी कहते हैं। जैसे कचकड़ा हो गया, उसमें से होकर जब हम देखते हैं तो धुंधला सा दिखाई देता है, तो इस तरह के पदार्थों को हम ट्रांसलूसेंट कहते हैं, यानी कि पारभासी कहते हैं। आगे पदार्थों का एक और गुण होता है जो कि कहलाता है उत्प्लावकता, यानी कि बोयेंसी। कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो पानी में डूबते नहीं हैं, पानी में तैरते हैं, और कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जो पानी में बिल्कुल डालने से डूब जाते हैं। तो इसके आधार पे भी हम पदार्थों को वर्गीकृत कर सकते हैं, पानी में डूब जाने वाले और पानी में तैरने वाले पदार्थों के रूप में भी हम अलग से उनको वर्गीकृत कर सकते हैं। तो इस प्रकार बच्चों इस अध्याय में दिए गए जो खास तथ्य थे उसका अध्ययन हमने कर लिया है ना। आप इस अध्याय में दिए गए सभी तथ्यों को डिटेल्स में आप पढ़ें। हमने पॉइंट टू पॉइंट आपको हर चीज़ बता दिया है। और अब हम आते हैं इस अध्याय में दिए गए सभी प्रश्नों का हल भी आपको मैं बताता हूं। तो आप चाहें तो इन सारे जो प्रश्नों का उत्तर है आप इधर नोट कर लें पॉज करके, या फिर स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए, तो सबसे पहला जो है यहाँ पे कहता है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए में जो पहला प्रश्न है वो है जल में चीनी खाली स्थान है, तो यहाँ पे हमको क्या भरना पड़ेगा? या तो आप घुलनशील लिख सकते हैं या विलय लिख सकते हैं। विलय और घुलनशील एक ही होता है। उसके बाद है दूसरा प्रश्न में खाली स्थान पदार्थ से होकर प्रकाश अंशतः पार करता है, मतलब थोड़ा बहुत निकलता है, तो ऐसे पदार्थ को हम क्या कहते हैं? पारभासी। क्या लिखते हैं? पारभासी, ट्रांसलूसेंट। पारभासी पदार्थ से होकर प्रकाश अंशतः पार करता है। तीसरा है कुछ गैसें जल में खाली स्थान है, यानी कि विलीन आप लिख सकते हैं या मिश्रित है लिख सकते हैं। दोनों में कुछ भी लिखेंगे आप, बिल्कुल आपका उत्तर सही होगा। तो कुछ गैसें जल में क्या है? मिश्रित हैं या विलीन हैं लिख सकते हैं आप। इसका जो चौथा है वो कहता है कुछ पदार्थ ठंडे पानी में खाली स्थान और गर्म पानी में खाली स्थान घुलते हैं। तो कुछ पदार्थ ठंडे पानी में कम और गर्म पानी में क्या होता है? ज्यादा घुलते हैं, ठीक है ना। तो एक जगह पे आप कम भर दीजिएगा, दूसरे में आप ज्यादा भर दीजिएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे कहता है स्तंभ आ का स्तंभ बा से सही मिलान कीजिए। तो यहाँ पे देखिए स्तंभ आ में है सबसे पहले विलय। विलय का जो है आप मिलान इसी का नंबर से ही कर दें, क्योंकि ये नमक और चीनी लिखा है जो कि विलय होता है, तो एक का हो जाएगा। दूसरा अविलय, मतलब जो अघुलनशील होता है, तो इसमें कौन कौन सा हो जाएगा? लोहा, रेत आदि। ये क्या पानी में घुलनशील है? नहीं है ना, तो इसको हम अविलय कहेंगे। दो का हम घा से मिलान कर देंगे। तीसरा जो है घोलक या विलायक, तो जल एक ऐसा पदार्थ है जो दूसरे पदार्थों को अपने में घोल लेता है, सभी पदार्थों को नहीं, कुछ पदार्थों को खुद में घोल लेता है, तो इसलिए इसको हम घोलक कहते हैं। तो इसका जो मिलान होगा 3 का अड़ा से हो जाएगा। चौथा है चमक वाले पदार्थ। चमक वाले पदार्थ क्या होते हैं? प्रायः धातु होते हैं, मेटल्स होते हैं, तो इसको हम 4 को खा से मिलान कर देंगे। पांचवा है जल में विलीन गैस। तो जल में कौन सा गैस मिक्स होता है? वो होता है ऑक्सीजन। आगे बढ़ते हैं तीसरे नंबर पे देखिए यहाँ पे कहता है निम्न वाक्यों में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो यहाँ पे देखिए कैसे होगा। सबसे पहले है आपको दो ऑप्शंस भी यहाँ पे दिए गए हैं, उनमें से जो सही है आपको भरना है। पहला है वे पदार्थ जो आसानी से दबाए या खरोचे जा सकते हैं
कोमल या कठोर, तो क्या होगा, कोमल पदार्थ है। यहाँ पे आपको कोमल लिख देना है। दूसरा है हमारे हाथ में तैलीय पेंट या अलकतरा लग जाता है तो इसे हम खाली स्थान से साफ करते हैं, जल या केरोसिन तेल, तो क्या होगा, केरोसिन तेल यहाँ पे आपको भरना होगा। अगला जो नंबर है वो है 3 नंबर, वो कहता है वे पदार्थ जिनसे होकर वस्तुओं को देखा जा सकता है खाली स्थान कहलाते हैं, पारदर्शी या अपारदर्शी। तो जिनसे होकर देखा जा सकता है उसको हम पारदर्शी कहेंगे। क्या कहेंगे, पारदर्शी। अगला जो नंबर है वो कहता है वे पदार्थ जिनसे होकर वस्तुओं को नहीं देखा जा सकता है खाली स्थान कहलाते हैं, तो ऐसे पदार्थ कहलाते हैं अपारदर्शी। क्या कहलाते हैं, अपारदर्शी। उसके बाद 5वां नंबर में देखिए, कहता है पानी में तैरने वाली वस्तुएं क्या होती हैं, तो यहाँ पे हल्की भरना होगा, हल्की, तथा पानी में डूब जाने वाली वस्तुएं भारी होती हैं। तो इस प्रकार हमने 3 नंबर में दिए गए सभी प्रश्नों का उत्तर भी देख लिया। आगे यहाँ पे देखिए 4 नंबर में कहता है सही विकल्प चुनिए। सही विकल्प में देखिए आपको ऑप्शंस दिए गए हैं, विकल्प दिए गए हैं, उस विकल्प में से आपको बताना है कि कौन सा उत्तर सबसे सटीक है, बिल्कुल सही है। तो पहला है निम्न में कोमल पदार्थ है साबुन, रबड़, लकड़ी या लोहा, तो इसमें क्या होगा, रबड़, इसका उत्तर हो जाएगा रबड़। अगला है निम्न पदार्थ में चमक होती है, तो चमक लोहा है, तांबा है, सोना है, लकड़ी है। लोहा तांबा में भी कुछ ना कुछ तो चमक है, लेकिन सबसे ज्यादा अगर यहाँ पे चमक होता है तो किस में होता है, सोना में होता है, तो इसका उत्तर होगा सोना, ग नंबर। अगला जो है 3 नंबर में देखिए निम्न में कौन से पदार्थ जल के अलावा भी घोलक हो सकते हैं, तेल, तारपीन का तेल, केरोसिन तेल या सरसों का तेल। देखिए केरोसिन के तेल में भी बहुत सारे पदार्थ मिक्स हो जाते हैं, तो इसलिए हम इसमें लिखेंगे केरोसिन तेल। अगला जो है कि वह घोल जिसमें घुली पदार्थ की और मात्रा घुलने की क्षमता नहीं होती है कहलाता है, इसको हम संतृप्त घोल कहते हैं, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। चलिए अगला नंबर है वैसे पदार्थ जिनसे होकर वस्तुएं या चीजें अस्पष्ट रूप से या धुंधली दिखाई देती हैं कहलाते हैं, तो इसको हम पारभासी कहेंगे। क्या कहेंगे, पारभासी, जिससे पूरा स्पष्ट दिखाई नहीं देता है। आगे बच्चों यहाँ पे देखिए कुछ प्रश्न दिए गए हैं जिसका उत्तर हमें बताना है। तो पहला है यहाँ पे 5 नंबर में, प्लास्टिक से निर्मित वस्तुओं का नाम लिखिए। तो प्लास्टिक से आज अगर आप घर में निगाह डालेंगे तो बहुत सारी जो है चीज़ें आपको दिखाई देंगी जो प्लास्टिक का हम लोग अपने दैनिक जीवन में इस्तेमाल करते हैं, जो प्लास्टिक की बनी हुई वस्तुएं होती हैं। तो यहाँ पे इसका उत्तर आप इस प्रकार लिख सकते हैं, प्लास्टिक से निर्मित वस्तुओं के नाम कुर्सी, टेबल, बोतल, डब्बा, खिलौने, कूड़ेदान, रस्सी इत्यादि। लिखने को तो आप सैकड़ों लिख सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए, इसमें 6 नंबर जो कहता है वो क्या कहता है, देखिए जल में तैरने वाली तथा डूब जाने वाली वस्तुओं का समूह बनाएं। चलिए तो यहाँ पे हमने 3-4 एग्जाम्पल के तौर पे आपको दिए हैं, वो आप लिख लीजिए उत्तर में। उत्तर इस प्रकार लिखेंगे, एक तरफ हम लिख देते हैं जल में तैरने वाली वस्तुएं और दूसरा तरफ जो हेडिंग होगा जल में डूबने वाली वस्तुएं, ठीक है ना। तो जल में तैरने वाली में आ जाएगा सूखी लकड़ी, सूखे पत्ते, गेंद, सरसों का तेल इत्यादि। वहीं जल में डूबने वाली वस्तुओं में हम लिख सकते हैं कंकड़, लोहे की कील, पत्थर, कंचा इत्यादि। कंचा आप समझते हैं ना, जो आप खेलते हैं, कंचा छोटा छोटा कांच का बना होता है, गोली जिसको कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 7 नंबर, जो कि कहता है पारभासी, पारदर्शी एवं अपारदर्शी वस्तु में अंतर बताएं। तो इसका अंतर आप इस प्रकार लिख सकते हैं, वे पदार्थ जिनसे होकर वस्तुओं को देखा जा सकता है उन्हें पारदर्शी या ट्रांसपेरेंट कहते हैं। कुछ पदार्थों में से वस्तुओं को नहीं देखा जा सकता है, इन्हें अपारदर्शी या ओपेक कहते हैं। कुछ वस्तुएं पदार्थ में से देखने पर अस्पष्ट या धुंधली दिखाई देती हैं, ऐसे पदार्थ, यहाँ पे ये ऐसे लिखा हुआ है, ऐसे पदार्थ पारभासी या ट्रांसलूसेंट कहलाते हैं। अब बढ़ते हैं बच्चों अगले प्रश्न की तरफ, जो कि है प्रश्न नंबर 8। यहाँ पे देखिए क्या कहता है,
विलय एवं अविलय से क्या समझते हैं? तो आप उत्तर लिखें। जो पदार्थ जल में पूरी तरह घुल जाते हैं विलय, एवं जो पदार्थ जल में नहीं घुलते हैं उन्हें अविलय कहते हैं, सॉल्यूबल और इनसॉल्यूबल। तो आप इसका उत्तर भी नोट कर लें। और अब है अंतिम प्रश्न जो कि है संतृप्त घोल किसे कहते हैं? उदाहरण दीजिए। तो वह घोल जिसमें घुलिए पदार्थ की और मात्रा घुलने की क्षमता नहीं होती संतृप्त घोल कहलाता है। इसको हम सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं। तो बच्चों इस अध्याय में दिए गए सभी प्रश्नों का उत्तर भी हमने जान लिया है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो लेसन पसंद आया होगा। अगर आपको ये अच्छा लगा तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।